हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, हम जो पढ़ रहे हैं वो है सेल डिवीजन। और आपको पता है सेल डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। देखो, दो चीज़ों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो रिप्रोडक्शन, जिसके बिना कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के साइज के लिए या फिर उनकी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेल डिवीजन होता कैसे है, सेल डिवीजन में सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने 2 लेक्चर पहले से ही बना के उसमें प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप उनको पिछले दोनों लेक्चर को जरूर देखें, जिसमें एक इंट्रोडक्शन वाला और एक सेल साइकिल के फेजेस के बारे में। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि इंटरफेस क्या होता है, लेकिन इंटरफेस को एक्चुअली मैंने डिटेल में बताया नहीं है। तो कुछ बच्चों के कंफ्यूजन थे कि सर ऐसे अगर होगा तो ट्यूमर बन सकता है, तो बहुत सारी चीजें उसमें थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखो, इंटरफेस भले से ही उसको रेस्टिंग फेज या फिर आप दूसरे नामों से उसको जानते हो, लेकिन इंटरफेज एक मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। हम उन्हीं चीजों को आज यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इंटरफेस को मैं इस लेक्चर को एक स्पेशल लेक्चर जो सिर्फ इंटरफेस पे है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और इंटरफेस में आने वाली जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। यहाँ पे बहुत कुछ एंजाइम, कुछ प्रोटीन और कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करके रखते हैं कि इतनी सेल 100 सेल डिस्ट्रॉय हुई थी, उतनी ही सेल बननी चाहिए। जितनी बड़ी इंजरी है उसके लिए उस इंजरी के लिए वहां पे जहां पे इंजरी हुई है, जितनी सेल रैप्चर हो गई है वहां पे उतनी ही सेल का प्रोडक्शन हो। इन सारी चीजों को एक कंट्रोल वे में लेके जाना है। तो इसीलिए इंटरफेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस कहा जाता है। ओके, इसको हमने 3 सब फेजेस में डिवाइड कर दिया था इंटरफेस को, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है इंटरफेस में ताकि सेल डिवीजन हो सके। ओके, इसमें जो फर्स्ट आपका होता है वो होता है G1, जिसको हम गैप 1 बोलते हैं। सेकेंड आपका S है एंड थर्ड आपका G2, जिसको हम गैप 2 बोलते हैं। मैं इनका नाम भी लिख दे रहा हूं। G1 इसको हम गैप 1 बोल रहे हैं। S इसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं और इस फेज को हम गैप 2 बोलते हैं। इसके बारे में पिछले वाले लेक्चर में भी आपने पढ़ा था, क्योंकि मैंने बताया था देखो, सेल डिवीजन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका डीएनए होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन, 1 से 2 सेल बनने वाली है, दोनों सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ जीन, सेम सारी चीजें होंगी। तो जब जीन और क्रोमोसोम सारी चीजें सेम होंगी, नंबर सेम होंगे, सारी चीजें सेम होंगी, तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे सबसे पहले हमें डीएनए को डबल कर लेना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि क्या कर लें, डीएनए को डबल कर लें। डीएनए को डबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, सेल डिवीजन होगी ही नहीं। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को डबल करना, डीएनए रेप्लिकेशन। और ये प्रोसेस होता है सिंथेसिस फेज में, मतलब डीएनए को डबल गैप 1 में नहीं बल्कि सिंथेसिस वाले फेज में किया जाता है, एस वाले फेज में किया जाता है। अब इसको डबल करना है, ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। ऑफ कोर्स एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, वो सारे एंजाइम जो पहले से बने रहेंगे आएंगे इस वाली स्टेज में, एस वाली स्टेज में, एस फेज में इसको आके डबल कर देंगे। तो गैप 1 में वो सारे काम कर दिए जाते हैं जिससे डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर सके। जैसे क्या करता है गैप 1 में सारे प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लिया था। पहले आपका आरएनए बनेगा, आरएनए को सिंथेसाइज किया, आरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन के बाद एंजाइम बने। प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं, आपको पता है मोर देन 99% जो एंजाइम होते हैं वो आपके प्रोटीन से ही बने होते हैं। एंजाइम, आरएनए बने, प्रोटीन बने और उसके बाद एंजाइम बने। एंजाइम का वहां पे स्टोरेज हुआ सेल के अंदर, सेल का साइज बढ़ा और भी कुछ चीजों का कलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें कहां पे हो गई। एक चीज और, क्रोमैटिन इस जो होता है वो बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में होता है। आप थिन बहुत ज्यादा होता है, क्रोमोसोम जो आपका है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में होता है। आप उसको किसी केमिकल डाल के उसको आसानी से स्ट्रेन नहीं किया जा सकता।
तो दैट इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। तो हमारी जो नेकेड आइज है उससे वो आसानी से दिखता भी नहीं है इस स्टेज में। हम मेटाफेज वाला जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, स्पेशली जब एम फेज को पढ़ेंगे, नॉट इन इंटरफेज, एम फेज में आपको जाके ये क्रोमोसोम साफ आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो एंजाइम बन गए, उन्होंने वो एंजाइम आते हैं, आके क्या करते हैं कि डीएनए को डबल कर देते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, डीएनए को डबल कर देते। उसके अलावा और सॉरी एक चीज बताना भूल गया, उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए को डबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर डीएनए ही बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस डीएनए बनाएंगे और उन डीएनए को बनाने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। जो नया वाला डीएनए बनेगा वो इन नाइट्रोजनस बेस से बनेगा। तो ये नाइट्रोजनस बेस पुराने वाले डीएनए के सामने आके जुड़ जाते हैं, आके लग जाते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, इससे डीएनए डबल हो जाता है। किस फेज में, एस वाले फेज में, इंटरफेज के एस फेज में डबल हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट हो जाता है। सेंट्रोसोम में जनरली होता क्या है कि एक ही सेंट्रियोल होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम में एक नई जो सेल बनी हुई थी उसके अंदर जो सेंट्रियोल था वो कितना था, सिर्फ 1। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एस वाले में क्या होता है, ये एक से कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो ये भी याद रखें, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन या सेंट्रियोल 1 से 2 कहाँ पे होते हैं, जैसे ही वो एस फेज में पहुंचते हैं वहां 1 से 2 हो जाते हैं। उसके बाद गैप 2 में क्या होता है, सेल ने अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया, सेल के पास जीन्स एंड जो डीएनए उन्हें सारी चीजें वो डबल हो गई। अब क्या होता है, गैप 2 में क्या होगा, जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। गोल्जी बॉडीज डबल हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियाज डबल हो जाते हैं, प्लास्टिड्स डबल हो जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें अपने आप को डुप्लीकेट करती है। स्पेशली यहाँ पे सेल ऑर्गेनल एंड साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वाटर, सारी चीजें, ये अपने आप को क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। ओके, ये अपने आप को डबल करते हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है सेल ऑर्गेनल एंड साइटोप्लाज्म का। ओके, अब ये सारी बातें अगर जैसे ही खत्म होती है तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका एम फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में मैंने पिछली बार शॉर्ट में बताया था कि एम फेज, जिसमें पहले क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तो अब सेल डिवाइड करने के लिए जा रही है, लेकिन अगर सेल के अंदर कोई ऐसा जीन बन गया है या फिर म्यूटेशन हो गया न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस में, जो न्यूक्लिक एसिड आपका है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं उनके सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ गए, दैट विल बी वेरी हार्मफुल, इवन कैंसरस हो सकता है। मतलब वो बाद में जाके सेल जो डिवीजन होता है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि कंट्रोल में होना चाहिए ये प्रोसेस, अगर ये अनकंट्रोल हो गया, इसका कंट्रोल लूज हुआ, तो क्या होगा, सेल लगातार डिवाइड करती चली जाएगी, लगातार डिवाइड करती चली जाएगी। जहां पे 100 सेल बननी है वहां पे 10,000 सेल बनेगी, जहां पे 200 बननी है वहां पे 1 लाख सेल बनेगी। इससे क्या होगा, उस जगह पे, उतनी ही छोटी जगह पे जितने पे 100 या 1000 सेल बननी थी, वहां पे आपकी लाख या मिलियन सेल बन जा रही है, जो कि एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बनाती है, एक चंक ऑफ सेल बनाती है, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। वहां पे एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर उस ट्यूमर के अंदर म्यूटेशन हुआ, यू नो अबाउट दैट, कि वो ट्यूमर बाद में कैंसर में बदल सकता है। अदरवाइज अगर उसे ऑपरेट किया जाएगा तो आसानी से रिमूव किया जा सकता है, वो हार्मफुल नहीं होता उतना। लेकिन अगर वो कैंसरस हो गया तो फिर वो खतरनाक हो सकता है, इवन कि लोगों की जानें भी जाती है हर साल, लाखों लोगों की। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से सेल के अंदर होने वाले एरर्स को डिटेक्ट करते हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेल डिवीजन एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है, हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं, और ये चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, बार बार सेल को चेक करते हैं कि कहीं सेल कहीं ऐसा नहीं कि सेल अपने आप को अभी पूरी तरीके से ठीक से तैयार भी नहीं और सेल डिवाइड करने के लिए जा रही है और बाद में कहीं कैंसर बना दे। ये सारा प्रोसेस तो होता ही रहता है हमारे बॉडी के अंदर। वो जो चेक पॉइंट्स हैं वो डिटेक्ट करते रहते हैं, सेल डिवाइड करने के लिए जा रही है, जीवन में पहुंची, चेक कर लिया कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन हुआ, फिर उसके बाद चेक किया कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया तुमने ना,
अगर मिस्टेक करती है तो एक अलग स्टेज होती है जिसके बारे में मैंने पिछले वाले लेक्चर बताया था, G0, जिसको हमने क्विसेंट स्टेज भी बोला था, क्विसेंट फेज भी बोला था। सेल को वापस भेज देगी, जाओ अपने आप को फिर से प्रिपेयर करो, अपने आप को फिर से तैयार करो, अदरवाइज सेल को किल कर दिया जाएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानना है। एनसीईआरटी ने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा हुआ है चेक पॉइंट्स के बारे में, बट वी शुड नो अबाउट चेक पॉइंट्स बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हम चेक पॉइंट्स को समझते हैं। चेक पॉइंट्स होते क्या, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। किसी बुक्स में 2 दिया हुआ है, किसी में 4 दिया हुआ है, किसी में 3 दिया हुआ है, ऐसे करके। तो मैंने जो पढ़ा हुआ है उसको समझने के लिए मेरे हिसाब से ये 3 चेक पॉइंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाली वीडियो या फिर आगे जाके कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस एरर को, उस मिस्टेक को हटा दूंगा और नया वाला कोई लेक्चर बना के उस पर एक चेक पॉइंट्स पे लेक्चर बना दूंगा। बट आई एम श्योर कि सारे बच्चों को ये चेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो चेक पॉइंट्स क्या होते हैं ना, चेक पॉइंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहां पे सेल जा रही होती है, डिवाइड करने के लिए जा रही होती है, बीच में 2-3 चेक पॉइंट्स आते हैं। और चेक पॉइंट्स वाली जगहों पे कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। उन रेगुलेटरी एंजाइम्स को हम CD/C2 काइनेज बोलते हैं। उन चेक पॉइंट्स के पास CD/C2 काइनेज होते हैं। अब ये जो चेक पॉइंट्स CD/C2 काइनेज, अब ये CD/C2 काइनेज जो है ये उतने एक्टिवेट नहीं होते, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। और इनको एक्टिवेट करने के लिए ठीक उन्हीं के पास कुछ जीन होते हैं या कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको हम साइक्लिन प्रोटीन कहते हैं। ये आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है और उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, साइक्लिन कर रहा है। साइक्लिन डिपेंडेंट एंजाइम, डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ऊपर वाले एंजाइम को ये साइक्लिन एक्टिवेट करेगा। अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो सेल से कहेगा, सेल को चेक करेगा, सेल में एवरीथिंग इज ओके इन सेल, देन कहेगा कि आप नेक्स्ट वाले में चले जाइए, G1 से आप G2 में चले जाइए। ओके, सबसे पहले सेल को चेक किया जाता है G1 में, जिसको हम G1 चेक पॉइंट कह देंगे। फिर उसके बाद G2 वाले फेज में चेक किया जाएगा जिसे हम G2 चेक पॉइंट्स कहेंगे। उसके बाद इसको एक बार और चेक किया जाएगा जिसको हम M फेज चेक पॉइंट्स बोलेंगे, जो स्पेशली सेल डिवीजन के जब हम कैरियोकाइनेसिस को पढ़ेंगे, M फेज के कैरियोकाइनेसिस को पढ़ेंगे तो उसमें मेटाफेज वाली स्टेज में देखने को मिलते हैं ये चेक पॉइंट्स। तो मेटाफेज चेक पॉइंट्स, तो यहां पे इतने आपके चेक पॉइंट्स। मैं यहां पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये आपका हो गया, मान लेते हैं सेल साइकिल। यहां से यहां तक आपका G1 है, यहां तक S फेज है, यहां तक G2 है, और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट में आपका साइटोकाइनेसिस है। एक चेक पॉइंट्स यहां पे है जो G1 के अंदर जो भी चीजें हैं उसको चेक करेगा। एक चेक पॉइंट यहां पे होगा जो S एंड G2 के अंदर की सारी चीजों को चेक करेगा। और कुछ चेक पॉइंट्स स्पेशली जिसको हम मेटाफेज चेक पॉइंट्स बोल रहे हैं वो पाए जाएंगे यहां पे। यहां पे भी कुछ चीजों को चेक किया जाता है। हमने अभी M फेज को पढ़ा नहीं है, बट मैं उसको बता दूंगा, हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा टफ है नहीं, आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। पिछले लेक्चर को भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका उसमें डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, आप लोग उसको पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। ओके, सेल डिवाइड करने के लिए जा रही है, यहाँ पे RNA बना, प्रोटीन बना, एंजाइम बने, सारी चीजें बन गई। सेल ने अपने साइज को भी बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे क्या चेक होगा, पहले वाले में जो आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा, कौन चेक करेगा, आपका CDK काइनेज वो चेक करेगा कि सेल के अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं है।
अगर सब कुछ ठीक है तो वो अलाउ करेगा। क्या क्या चेक करते हैं उसमें, हम ये चेक करते हैं कि सेल जो साइज है, जो सेल का वेट ओके हाँ, जो सेल का साइज है, हम वहां पे सेल साइज को चेक करते हैं। वहां पे वो सारे प्रोटीन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन को चेक किया जाएगा। सेल के अगल बगल जो सराउंडिंग होगी उसको चेक किया जाएगा। साथ ही साथ उसकी सराउंडिंग को चेक करेंगे, उसके एटमॉस्फेयर को चेक करेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर के। उसके साथ ही साथ ये चेक किया जाएगा डीएनए कहीं डैमेज तो नहीं है ना। अगर डीएनए कहीं डैमेज है तो सेल को डिवाइड करने से रोक दो, अदरवाइज ये सेल जाके अनकंट्रोल सेल डिवीजन करेगी। डैमेज इन डीएनए। तो ये सारी चीजें कहां पे चेक की जाती है? जीवन में चेक की जाती है। सेल साइज को चेक किया जाता है, अच्छे प्रोटीन्स को चेक किया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए, उसके एटमॉस्फेयर को चेक किया जाता है, डीएनए के अंदर कहीं पे कोई डैमेज तो नहीं है ना, उसको चेक कर लो। अगर डैमेज होगा तो सेल डिवीजन को रोक दो। और साइक्लिन सीडीके काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया साइक्लिन ने। साथ ही साथ कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम P53, P21, P10 ये नाम हमने देके रखा हुआ है। ये इनको कैंसर सप्रेसर प्रोटीन या जीन भी बोलते हैं, उन्हीं जीन से प्रोटीन बनते हैं। ये चेक करेंगे, यहाँ पे पाए जाएंगे। अगर कुछ मिस्टेक, कुछ एरर दिख गई सेल के अंदर तो ये तुरंत उसको क्या करेंगे? सेल डिवीजन कहेंगे कि रोक दो, और सेल को ये भेज देते हैं G0 फेज में। कौन? P53। अगर सब कुछ ठीक है तो सीडीके काइनेज एंड साइक्लिन ये हेल्प करते हैं किस चीज को? सेल को कहते हैं कि तुम नेक्स्ट वाले स्टेज में चले जाओ, नेक्स्ट वाले फेज में चले जाओ। नेक्स्ट वाले फेज में जाएंगे तो और भी जो डीएनए रेप्लिकेशन और बाकी जो प्रोसेस बचे हुए उन सारे प्रोसेस को आप क्लियर करेंगे, उनको आप कंप्लीट करेंगे। ओके, मान लेते हैं सेल ने इन सारी चीजों को, यहाँ पे सब कुछ ठीक पाया गया। अब सेल आगे बढ़ गई। सेल के अंदर यहाँ पे क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेंट्रोजोम डबल हो गए, एक सिंगल सेंट्रियोल वाले से डबल सेंट्रियोल वाले आपके सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो सेल उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये सारी चीजें उनके अंदर डबल हो गई। तो जब ये सारी चीजें डबल हुई तो वहां पे अब यहां से स्टार्ट होता है, हाँ यहां पे स्टार्ट होगा एक चेक पॉइंट्स यहां पे पाया जाएगा। और ये चेक पॉइंट्स कुछ चीजों को चेक करता है। पहले तो देखता है कि डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब G2 चेक पॉइंट, हम बात कर रहे हैं आप किसके बारे में? G2 चेक पॉइंट्स के बारे में। ये सबसे पहले देखेगा डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं है, मतलब डीएनए ने अपने आप को ठीक से डबल किया है कि नहीं किया है, डीएनए कहीं पे डैमेज तो नहीं है, कहीं पे डैमेज तो नहीं हुआ है, उसने ये चेक किया। उसके बाद उसने क्या चेक किया, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, डीएनए डैमेज। उसके अलावा एक होता है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, MPF, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। अगर ये मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं है तो जिसको ये एक्टिवेट कब होगा? जब डीएनए रेप्लिकेशन एकदम सही से होगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन एकदम सही होगा, डीएनए कहीं पे डैमेज नहीं होगा, तो ये एमपीएफ जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होगा। अगर ये एक्टिवेट नहीं होता तो इसको तुरंत कौन डिटेक्ट करता है? हमारा G2 चेक पॉइंट है, वो तुरंत कहता है कि यहाँ पे मिस्टेक दिख रही है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हो, यहाँ पे एमपीएफ एक्टिवेट नहीं है, इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हुआ है। और डीएनए रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हुआ है, इसका मतलब हम सेल को अलाउ नहीं करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाले डिवीजन के लिए, मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप जाके आगे जाए और उसके बाद डिवाइड करें। अगर डिवाइड कर लेते हैं आप तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इन्होंने सेल को रोक दिया या फिर सेल को कहां पे भेज दिया? G0 फेज में भी इन्होंने, इस चेक पॉइंट्स ने भी G0 फेज में भेज दिया, ठीक है ना। P53 ने ठीक वही काम किया। अब लास्ट बचा हुआ है M फेज चेक पॉइंट। ये M फेज चेक पॉइंट कहां पे देखने को मिलेगा आपका? इस स्टेज में हमने जिसका नाम दिया था मेटाफेज। मेटाफेज, अभी हमने मेटाफेज के बारे में पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज सारे फेजेस को समझा दूंगा।
अभी जो फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं बस जो पॉइंट्स को समझना है, बट ये याद रखें मेटाफेज वो स्टेज होती है जहां पे क्रोमोसोम जो होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले दो क्रोमैटिड, क्योंकि एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड पाए जाते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इन दोनों क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन होना है, या फिर ये इन सारे के सारे क्रोमोसोम एक सेल के अंदर एक तो सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं, बीच पे इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, और सेल प्लेट का फॉर्म, सॉरी उसको मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन बोलते हैं उसको। तो मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, और जब मेटाफेज प्लेट बन जाता है ना, तो इन दोनों क्रोमैटिड को अलग अलग डायरेक्शन में जाना होता है, अलग अलग पोल की तरफ, एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक क्रोमैटिड नीचे की तरफ जाएगा। तो यहां पे जो इनका काइनेटोकोर होता है उसके साथ स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से निकला, उनका अटैचमेंट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, इस चीज को डिटेक्ट किया जाता है। अगर ये काम ठीक से नहीं हुआ है, मतलब अगर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर और apparatus with chromosome, kinetochore of chromosome, with kinetochore of क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अगर इसका अटैचमेंट, स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो सेल डिवीजन को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी सेल के अंदर जब सेल डिवाइड करेगी, किसी सेल के अंदर ज्यादा क्रोमोसोम पहुंचेंगे, किसी सेल के अंदर कम क्रोमोसोम पहुंचेंगे, और उसकी वजह से डिजीज हो सकती है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम जो होते हैं ये देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखें, चेक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको समझें, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जरूरी नहीं कि हर चीज आपकी एनसीईआरटी में मिल जाए, मैं एनसीईआरटी की चीजों को बताता ही साथ ये चीजें भी आप जानते रहें, जिससे आपका इंटरेस्ट बनेगा इस सब्जेक्ट में। और जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते, अच्छे से आप उसको समझ नहीं सकते। तो आपको इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी फोकस करना है, तो कोशिश करिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायो में भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाए, और जब आपका इंटरेस्ट बायो में ज़्यादा बनेगा तो इंशाल्लाह मार्क्स भी अच्छे आएंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें, और सारे दोस्तों में भी चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी इनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।